गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। आज मैं फिर से रिमेनिंग पार्ट लेकर आई हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद का एक भेद रह गया था, मिश्र वाक्य। तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। मिश्र वाक्य से पहले हमने बता दिया था सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या है ना। सरल वाक्य जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, सरल यानी सिंपल वाक्य यानी अफर्मेटिव वाक्य या फिर जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं। सरल का मतलब है एक वाक्य जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, ये इसकी मेन पहचान है। सरल में एक वाक्य होता है और एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, यानी कि दो वाक्य होते हैं और संयुक्त शब्द लगाकर इसे एक कर दिया जाता है, दो वाक्यों को। अब बात करते हैं आज हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी दो क्रियाएं होती हैं, दो वाक्य होते हैं, लेकिन दोनों ही वाक्य मिश्रित होते हैं, एक दूसरे में मिश्रित होते हैं, मिले जुले होते हैं। इसीलिए इसे मिश्रित कहा गया है, क्योंकि एक वाक्य उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। लेकिन इसको अगर हम प्रधान उपवाक्य को भी अगर पढ़ें तो इसको देखकर लगता है कि इसके आगे कुछ और है, अपने आप में कंप्लीट नहीं लगता। अब इसके आगे जब दूसरा वाक्य से पढ़ेंगे तब ये कंप्लीट होता है, या इसे पहले पढ़ें तो लगता है कि अभी कुछ और है। तो दोनों ही वाक्य मिश्रित हैं, दोनों वाक्यों के भाव एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित कहा गया है। ये आप ध्यान रखो, क्योंकि बच्चे संयुक्त और मिश्र में कंफ्यूज रहते हैं। संयुक्त पूरा पूरा वाक्य है, उसमें सिर्फ एक कंजंक्शन जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संयोजक शब्द, दो वाक्यों को जोड़ने वाला एक शब्द लगा दिया जाता है, जैसे और, तथा, इसलिए, क्योंकि, अतः, ये शब्द लगा दिए जाते हैं। इनकी वजह से दो वाक्य एक हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। मिश्र में दो वाक्य होते हैं लेकिन आश्रित होते हैं, एक उपवाक्य प्रधान होता है, दूसरा पूरी तरह से आश्रित होता है। तो इस तरह से आश्रित वाक्य जब तक ना बोले तब तक वाक्य सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन होते दो वाक्य तो क्योंकि दो क्रियाएं आई हुई हैं, बस यही इसमें संयुक्त और मिश्र में अंतर है। अगर आप अभ्यास बहुत अधिक कर लें तो आपको बिल्कुल जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम बात करते हैं मिश्र वाक्य, डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत मिश्र वाक्य अरुणा कालिया के साथ। तो चलो, मिश्र वाक्य मैंने समझा दिया कि क्या होता है। अब इसकी परिभाषा भी देख लें। जिस तरह से संयुक्त वाक्य में दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जिस तरह से संयुक्त वाक्य में दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा कॉलम बना दिया है, इसे आप देखेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये प्रधान उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य क्या कहता है? मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ आपका घर है ना। अब यहाँ वहीं आया है तो वहीं शब्द ने क्लियर कर दिया कि ये अभी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके आगे कुछ और भी है ना। जब इसको पढ़ा तो लगा कि हाँ अब कंप्लीट है, जहाँ आपका घर है। अगर हम इसे पहले पढ़ें जहाँ आपका घर है तब भी ये कंप्लीट नहीं लगता। जहाँ आपका घर है, जब तक ये साथ में ना लगे मैं भी वहीं रहता हूँ, तभी ये अपने आप में कंप्लीट होगा। दोनों वाक्यों को मिलाकर जब एक पूर्ण वाक्य बनता है तब उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं या मिश्रित वाक्य बोलते हैं। अब दूसरा देख लो। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे दिल्ली आ रहे हैं। अब यहाँ पर कि मुझसे कहा, अब क्या कहा ये तो आगे की बात करेंगे, सुनेंगे तभी पता चलेगा ना क्या कहा। तो यहाँ पर भी समझ आ रहा है कि ये प्रधान उपवाक्य है लेकिन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब ये लाइन आगे बोली कि वे दिल्ली आ रहे हैं, तब जाकर ये लाइन कंप्लीट हुई। अगर हम कहें कि वे दिल्ली आ रहे हैं तब भी की लगा हुआ है तो क्या मतलब अधूरा है कुछ। तो अगर हम कहें मुझसे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा
कि वे दिल्ली आ रहे हैं, तब ये वाक्य कंप्लीट होता है। यानी कि दोनों ही वाक्य पूरा बोलेंगे तभी वो कंप्लीट होगा, इसीलिए इसे कहा गया है मिश्र वाक्य। अगला उदाहरण देख लो। आज मैं उन अध्यापक से मिला। अब यहाँ उन शब्द आया, उन अध्यापक से मिला जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। अब जिन्होंने शब्द ने बताया कि इससे पहले भी कोई वाक्य अगर हम इसको पहले बोले तब भी लगता है कि अभी कुछ अधूरा है, या इसको पहले बोले तो लगता है अधूरा है। तो दोनों ही वाक्य मिश्र वाक्य है। इसका भाव इसमें मिला हुआ है, इसका भाव इसके साथ पूरा होता है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हैं। आज मैं उन अध्यापक से मिला जिन्होंने, अब जिन्होंने शब्द ने कंप्लीट करने की कोशिश की वाक्य की, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। ये बात क्लियर हो गई ना। मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं, लेकिन दोनों वाक्य मिश्र भाव लेकर आते हैं। दोनों वाक्यों में एक दूसरे का भाव मिश्रित होता है, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। बस यही अंतर है संयुक्त और मिश्र में। क्लियर है ना। अब छोटी सी बात और देख लो कि क्या है। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्रायः जो कि, जहां, जो कि, जहां, तब, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से शुरू होते हैं। कौन से? मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जो है, जैसे ये जहां है, कि है, जिन्होंने, इससे ये शुरू होते हैं। इसी से भी पता चल जाता है कि ये मिश्र वाक्य का आश्रित उपवाक्य है ना। अब मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में भी आ सकते हैं, या मध्य में भी, बीच में भी आ सकते हैं, या अंत में भी आ सकते हैं। ये जो आश्रित वाक्य है, ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही हो। ये वाक्य के शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, या अंत में भी आ सकते हैं। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर आरंभ में आता है, शुरू में आता है, तो क्या होगा? जहां आपका घर है मैं भी वहीं रहता हूँ, है ना। अगर इसको हम पहले बोले तो इस तरह से आ जाता है, जहां आपका घर है मैं भी वहीं रहता हूँ। अब दूसरा जो अगर बीच में अगर हम कहें कि बीच में आश्रित वाक्य आया, वो कैसे? मैं भी, यहाँ कॉमा लगा के, मैं भी जहां आपका घर है वहीं रहता हूँ, इस तरह से भी आ सकता है। मैं भी जहां आपका घर है वहीं रहता हूँ, तो इस तरह से भी पहला दोनों वाक्यों को का मिश्रित भाव इस तरह से भी आ सकता है। अब अंत में कैसे आता है? मैं भी वहीं रहता हूँ जहां आपका घर है, तो हर तरह से आ जाता है। लेकिन आश्रित उपवाक्य की पहचान यही है कि जहां, जो, कि, ना कि, इस तरह के अव्यय उसमें लगे होते हैं। इन्हीं से हम पहचान लेते हैं कि ये मिश्र वाक्य का आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब आप अच्छे से और उदाहरण देखें। उदाहरण जितने आप लेके बैठेंगे आपका कंफ्यूजन उतना ही दूर होगा। अब ये मैं इतने सारे उदाहरण तो मैं आपको बता नहीं सकती ना, क्योंकि अभ्यास जब आप करेंगे तभी बात बनेगी। अभ्यास पर निर्भर करता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। और अभ्यास करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और तब साथ साथ मुझसे कमेंट में भी बात करते रहो कि आपको कितना समझ आया। हर कदम पर आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास आपका है। अभ्यास आप करेंगे तभी आप प्रश्न भी पूछेंगे, क्योंकि अभ्यास आप करेंगे तभी तो प्रश्न हमारे सामने आएगा कि हम कहाँ अटक रहे हैं। अब जहाँ अटक रहे हैं उसी से संबंधित प्रश्न करो तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। ये एक छोटी सी बात मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब हम अभ्यास करते हैं खुद कॉपी पेन लेकर, तभी हमें पता चलता है कि हमें कितना समझ आया है। और जहाँ हम अटकते हैं तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट पूछो जरूर, क्लियर जरूर करो पूछ कर कि ये यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। जब रीज़न सुनोगे, समझोगे, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार देख रहे हो, लाइक भी कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको कितना समझ आया।
और अब मैं अगली क्लास में कोशिश करूँगी कि MCQ वाले प्रश्न लेकर आऊँ, तो उसके लिए तैयार रहें। MCQ में मैं मिले जुले लाऊंगी, क्योंकि पहले जो अलंकार करवाए थे वो भी और ये भी दोनों का मिश्रण लेकर आऊँगी। तो तैयार रहें अगली क्लास तक के लिए, और लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको पसंद आया है, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास।